आइए हम लोग आज शुरू करते हैं इतिहास। तो इतिहास जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन में सुविधा हो, कठिनाई न हो, इसके लिए उसे 3 पार्ट में बांट दिया गया है: प्राचीन में, मध्य में और आधुनिक। ठीक, तो प्राचीन इतिहास का जो पोर्शन है आज हम उसको शुरू करेंगे। वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले प्राचीन पढ़ेंगे, फिर मेडुअल पर आएंगे और मॉडर्न पर आएंगे। संपूर्ण इतिहास का अध्ययन हम अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से करेंगे। इसमें आप लोग सहयोग कीजिए। आप लोगों के सहयोग से जो है हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा और एक नया प्रयास जो है वो आगे सफल होगा और इससे काफी हद तक आपको भी लाभ होगा। आप इसका फायदा उठाएंगे और विभिन्न स्तरों पर विस्तृत जानकारी देने का प्रयास मैं करूंगा, मैप के माध्यम से, तिथियों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, ताकि हर जगह आपका उसका इस्तेमाल हो सके, उसका प्रयोग कर सके। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास। तो पहले हम देख लेते हैं इतिहास का जो कालक्रम है, कालखंड है, वो क्या कैसे है। इतिहास, ठीक, इतिहास को सबसे पहले हम 4 मेजर पॉइंट्स टॉपिक में बांट देते हैं, 4 मुख्य बिंदुओं में बांट देते हैं। ठीक, इस तरह से। तो जो पहला है वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, जिसे अभी जस्ट इसके साथ ही हम पढ़ना शुरू कर देंगे। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, ठीक, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। ये है स्वतंत्रता का इतिहास। जो हमारा नेशनल मूवमेंट है आधुनिक भारत में, उसका जो कालक्रम है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसको इसके माध्यम से हम देखेंगे। और फिर अगला आता है स्वतंत्रोत्तर भारत का इतिहास। ठीक, स्वतंत्रता मतलब 1947 ईस्वी के बाद। ठीक, इस तरह से। तो आइए प्राचीन इतिहास में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मेजर टॉपिक्स हैं, जिनको पढ़ना जरूरी है, जो एग्जाम्स की दृष्टि से, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं और उन्हीं को आगे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आता है पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर और काल मतलब समय, यानी कि वह समय जिसमें पत्थरों का ही महत्व था। यानी मनुष्य पत्थरों के बर्तनों में खाना खाता था, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर की गुफाओं में रहता था। कहने का मतलब है मनुष्य का जीवन, उस समय की बात करेंगे इसके अंतर्गत कि जिस समय मनुष्य का जीवन पूरी तरह से पत्थरों से घिरा हुआ था। पत्थर उनकी प्रत्येक कार्य में सहयोग करते थे, शिकार करने में, भोजन खाने में, आवास के रूप में, हर तरह से ये इनकी मदद करते थे। ये हो गया पाषाण काल। इसके बाद अगला आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये भारत में नगरीय सभ्यता का प्रारंभिक पहला दौर था। इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। ठीक, अगर इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है तो दूसरी भी हुई होगी। भाई अगर कोई बड़ा है तो जाहिर सी बात है छोटा भी होगा। अब वर्तमान में हो या ना हो बात अपनी जगह पर है, लेकिन कोई छोटा तभी हो सकता है जब उससे कोई बड़ा होगा और कोई बड़ा तभी हो सकता है जब उससे कोई छोटा होगा। एक को तो छोटा बड़ा कहेंगे नहीं। तो ऐसे ही अगर इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं तो दूसरी क्या हुई होगी? दूसरी में बता दूं, इस सभ्यता का पतन हो जाता है। ये आप सब जानते हैं, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका पतन हो गया, ये पूरी तरह से नष्ट हो गई। आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये क्यों नष्ट हो गई। काफी कुछ लोगों ने अपने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं, तो उसको हम अध्ययन करते समय देख लेंगे। द्वितीय नगरीय क्रांति 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का जो समय है,
इस दौर में होती है द्वितीय नगरीय क्रांति। ठीक, अब समझ में आ गया कि जैसे प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता, द्वितीय नगरीय क्रांति ये, लेकिन अभी इससे हमको मतलब नहीं है। तो इसलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल में भी दो पार्ट, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि हमने पाषाण यानी पत्थर से यात्रा शुरू की, नगरीय सभ्यता में पहुंचे, वैदिक सभ्यता में पहुंचे, इसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, इसी वैदिक काल के साथ साथ ये जो है यहीं पर ताम्र पाषाण काल ये भी चला साथ साथ। ताम्र पाषाण मतलब वह कालखंड जिसमें तांबा और पत्थर इन दोनों का प्रयोग हुआ है। भाई जिस चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे, उसमें कुछ नई चीजें ऐड होती जाएंगी आज समय के साथ साथ। ठीक, तो जैसे मान लीजिए घर में अगर कूलर ले आए तो इसका मतलब ये नहीं कि पंखा उठा के फेंक देंगे, या भारत में कूलर का आविष्कार हो गया तो पंखा भारत में अब नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं पूर्व में वो तो हमारे साथ रहेंगी ही रहेंगी, आगे जो जो चीजें हम अपडेट करते जाएंगे उनको साथ में लेते जाएंगे। तो यही यहाँ पर भी हुआ कि यहाँ पर पत्थर तो था ही, पत्थर का प्रयोग तो हो ही रहा था, साथ साथ तांबे का पता चला तो तांबे का भी प्रयोग आरंभ हो गया। ठीक, इस तरह से अब डेवलपमेंट ये नहीं है कि आप कोई वस्तु पा जाइए तो पुरानी को फेंक दीजिए। डेवलपमेंट ये है कि आप पुरानी वस्तुओं को भी अपने साथ रखें और कुछ नया हमेशा इन्वेंशन करते रहे, आविष्कार खोज करते रहे। ये आपकी उपलब्धि होती है, ये आपका वास्तविक विकास है। ठीक, तो वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बाद यहां पर आ जाता है महाजनपद काल। ठीक, ये जो महाजनपद काल है मैंने बताया ना 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ये महाजनपद काल है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे द्वितीय नगरीय क्रांति होती है, कैसे नगरों का उदय होता है, कैसे राजवंशों का उदय होता है, दक्षिण भारत में कैसे नगरों का उदय होता है, कृषि के क्षेत्र में कैसे विकास होता है, और फिर पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा था, लेकिन एक एक करके सभी समाप्त होते गए, अस्तित्वहीन होते गए, और उसमें से एक राज्य जो था मगध, वो कैसे अपने भौगोलिक बनावट के कारण, कैसे अपने आर्थिक दृष्टिकोण और आर्थिक सामंजस्य के कारण, कैसे अपने व्यापारिक संबंधों के कारण उन्नति कर जाता है, और उन्नति करके वो सभी महाजनपदों से आगे निकल जाता है और एक साम्राज्य बन जाता है। ठीक, जब हम इसको पढ़ेंगे महाजनपद काल तो हम महाजनपद के आरंभिक, इसमें भी दो है, महाजनपद में गढ़ है और महाजनपद है, तो गणराज्यों को पढ़ेंगे और महाजनपदों को पढ़ेंगे, लेकिन उसमें लास्ट में हम जो निष्कर्ष पहुंचते हैं पढ़ने का, निष्कर्ष जो हमारा होता है वो यही होता है कि मगध जो है 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है, वो कैसे इतनी तरक्की कर जाता है और एक साम्राज्य के रूप में कैसे हमारे सामने आ जाता है। ठीक, हम इसको देखेंगे। इसके अंतर्गत महाजनपद के साथ साथ हमें दो चीजें मिलती हैं, दो धर्मों का उदय मिलता है, बौद्ध व जैन धर्म। ठीक, इन दो धर्मों को तो हम इसी के साथ साथ इसको पढ़ते चलेंगे, इसके पैरेलल। ठीक, दो मत, ये संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय हैं। फिर उसके बाद में महाजनपद में जो मगध है, मगध का उत्कर्ष हमने देखा, और मगध के उत्कर्ष के साथ ही साथ यहाँ पर मौर्य वंश कैसे शासन में आता है। ठीक, मौर्य वंश कैसे शासन में आता है, और मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल ये होता है, और इस मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे शक, कुषाण, हूण, इनका सबका आक्रमण कैसे होता है, इसको हम इसी के साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक,
मौर्योत्तर काल जब समाप्त होता है तो शुरू होता है गुप्त काल। ठीक, गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल। ठीक, गुप्तोत्तर काल के बाद राजपूत काल आता है। ठीक, और यहीं से मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जो है इसकी जो नींव है यहीं से पड़ती है। आगे 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, वो फाइनली मेडवल इंडिया वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो हम प्राचीन इतिहास का भाग पढ़ने वाले हैं, प्राचीन इतिहास का जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पाषाण काल पढ़ेंगे, पत्थरों का काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रथम नगरी क्रांति, इसको पढ़ेंगे। फिर वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, ऋग्वैदिक काल के साथ साथ हम ताम्र पाषाण काल को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक समय में चलते हैं, एक साथ चलते हैं। महाजनपद काल, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के बाद आता है, हम महाजनपद काल देखेंगे। इसका कालखंड जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का है। फिर इस महाजनपद में मगध का उत्कर्ष, मगध कैसे साम्राज्य बन जाता है, उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैन और बौद्ध धर्म को देखेंगे और मौर्य वंश आ जाएगा हमारा। फिर मौर्य वंश से जब आगे बढ़ेंगे तो मौर्योत्तर काल, विदेशी आक्रमण दोनों एक साथ में शुरू होता है, और विदेशी आक्रमणों के शांत होने पर गुप्त काल शुरू होता है, और उसके बाद गुप्तोत्तर काल होता है, और गुप्तोत्तर के बाद राजपूत काल आरंभ हो जाता है। ठीक, इस तरह से हमने प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है इसका एक डायग्राम समझ लिया है। अब हम एक एक टॉपिक यहां से उठाकर देखते जाएंगे। तो हम इसको जब शुरू करेंगे तो प्राचीन इतिहास जो है उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, ठीक, क्या है? एक ग्रह है जिस पर हम आप सब रहते हैं। ऐसा तो नहीं हम ही रहते हैं या आप ही रहते हैं, सब रहते हैं, यानी संपूर्ण मानव जाति पृथ्वी ग्रह पर रह रही है। ठीक, क्या है इसका सिस्टम, इसको जरा हम देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6, कहीं कहीं 5 भी मिल जाएगा, अरब वर्ष है। ये है, यानी पृथ्वी की आयु के बारे में ऐसा मानना है कि ये 4.6 अरब वर्ष पुरानी है, इसकी आयु है, और कहीं कहीं 5 भी मिलता है। ठीक, तो ये जो आयु है, ठीक, तो सामान्यतः अगर हम देखें वर्ष, भाई समय को नापने का एक इसकी एक इकाई है। ठीक, वर्ष के बाद कौन सा आता है? महीना, महीने के बाद क्या आता है? दिन, या ये कह लीजिए सप्ताह। ऐसे तो ये क्या है? ये ऐसे नाम है जिनसे हम समय की गणना करते हैं, महीना, वर्ष और सप्ताह में। ऐसे जो पृथ्वी की आयु है उसकी भी गणना की जाती है। उसकी गणना की जाती है महाकल्प, महाकल्प। ठीक, महाकल्प के बाद युग, और युग के बाद कल्प। ठीक, ये यानी कि जो पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष, इसको अलग अलग अगर बांटा जाए तो सबसे बड़ी इकाई, जैसे हमने हमारे साथ वर्ष थी वैसे महाकल्प है, उससे छोटी इकाई जैसे हमारा महीना है एक साल में, वैसे ये युग है, और ये उससे छोटा कल्प है। ठीक, ये है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर अब तक कुल 5 महाकल्प हुए हैं। ये वीडियो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बता देना चाहता हूं कि जो पृथ्वी की, अब सिंपल सा एक बात समझाऊंगा कि पृथ्वी की जो संपूर्ण आयु है, मान लीजिए पृथ्वी की संपूर्ण आयु 100 वर्ष, पृथ्वी की आयु 4 अरब नहीं मानते, 100 वर्ष मान लेते हैं। ठीक, अगर ये पृथ्वी की आयु 100 वर्ष थी, तो अगर इसको हम बांटना चाहें महाकल्प में, अगर हम कहें इस पूरे कालखंड में 5 महाकल्प हुए, यानी कि बटे 5 बराबर 20,
यानी एक महाकल्प कितने वर्ष का था? 20। और अगर हम कहें कि इसके अंतर्गत 10 युग हुए हैं, ठीक, तो 10 युग हुए हैं, तो हम 100/10 कर लें, यानी 10 वर्ष। यानी एक युग कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का। और अगर हम कहते हैं 20 कल्प हुए हैं, तो 100/20 तो 5 वर्ष का। यानी इसी 100 वर्ष के समय में हमने देखा कि जो महाकल्प है वो 20 वर्ष का, जो युग है वो 10 वर्ष का, और जो कल्प है वो 5 वर्ष का है। इस तरह से इसकी आयु को हमने बांट दिया अलग अलग, ठीक। अब यहाँ पर 5 महाकल्प हुए हैं। इन 5 महाकल्पों के अंतर्गत 4 युग हुए हैं, 4 युग हुए हैं और 18 कल्प हुए हैं, ठीक, समझ रहे हैं? 18 कल्प हुए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको इसलिए समझ रहे हैं तक क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो मानव है, मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई थी। अभी आप साइंस की बुक उठा के पढ़िए तो उसमें मानव के बारे में बताया जाता है कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई थी। अब अगर आपको टर्सरी युग नहीं पता है, प्लायोसीन काल नहीं पता है, तो सिर्फ आप इसको एक रट कर तथ्य के रूप में अपने दिमाग में रख सकते हैं। बाकी अगर किसी को बताना हो, समझाना हो, तो शायद ये मुश्किल काम हो जाता है, ठीक। तो ये जो टर्सरी युग है इसको देखेंगे, प्लायोसीन काल है इसको देखेंगे। यहां तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ी सी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। सिंपल सा एक बात समझ लीजिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बनने के बाद लंबे समय तक इस पर कुछ भी नहीं था, इस पर कुछ था ही नहीं। आज चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, ज्वालामुखी हो, ठीक, या मानव है, आधुनिक संसाधन है, जो भी चीजें हैं, ये सब पृथ्वी के बनने के एक लंबे अंतराल के बाद अस्तित्व में आई हैं, ठीक। तो हम लोग अब इसी पर चर्चा करेंगे आगे कि जो पृथ्वी अस्तित्व में आई उसके लंबे कालखंड के बाद कौन सी वस्तुएं कब अस्तित्व में आती गई, कौन सी नदी, पर्वत, पहाड़, ज्वालामुखी, झील, ये सारी चीजें कैसे बनती गई और कैसे आती हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम इसकी आयु को बांट लें, कल्प और महाकल्प। तो अब तक पृथ्वी में